दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर के बिल्कुल नजदीक एनडीएमसी हॉल के बाहर मौजूद हूं, जो यहां दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं आदिवासी परिसंघ के माध्यम से एक महासम्मेलन किया जा रहा है। उसका नेतृत्व पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज कर रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर उदित राज जी का क्या कहना है इस सम्मेलन को लेके, और भारत के अनेकों राज्यों से आए हुए डोमा के पदाधिकारियों का क्या कहना है। जानते हैं इस सम्मेलन के बारे में। देखिए, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, डोमा नाम इसलिए पड़ा और हमारा मकसद आज ये है कि जो इन चारों कम्युनिटीज के ऊपर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं और 80-20 का नारा जो दिया है उसको 85-15 में परिवर्तन करना, तो 85 हम हैं। बात साफ साफ है, लाइन खींची गई। हम समाज हमारे साथ अन्याय करता है, संविधान न्याय करता है, इसलिए हम जय संविधान करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान के हिसाब से देश चले और ये सड़ा गला रीति रिवाज परंपराओं के हिसाब से समाज नहीं चलेगा, क्योंकि समाज में उससे क्या होगा, एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म से नफरत करेगा। एक जाति ऊंची है तो दूसरी जाति छोटी है, कि कोई ओबीसी है। संविधान के नजर में सब बराबर है। एक बड़ा एक्शन प्लान लिया जा रहा है कि दिसंबर में देशव्यापी आंदोलन दिल्ली में होगा। दिल्ली में आंदोलन करने से असर पड़ता है, एक मोमेंट बनता है जो पूरे देश में जाता है। बड़ी खुशी की बात है कि मुस्लिम समाज के और ईसाई समाज के लोग भी आज आंदोलन में अच्छी संख्या में आए, ओबीसी समाज के भी लोग आए। लेकिन लास्ट में मैं एक बात अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, न भाषण से काम चलेगा, न केवल विचारों से काम चलेगा, जिम्मेदारी लेने से काम चलेगा। जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो जिम्मेदारी, किसी ने 10 लाख रुपए देने की लिया, किसी ने 500 आदमी लाने की किया, किसी ने, सोमती जी ने अभी कहा कि राजस्थान में कार्यक्रम करेंगे, वहाँ सम्मेलन होगा, कोई पंजाब में सम्मेलन की बात है। बात इसी से बनेगी, न मेरे लफ्जों से बनेगी, न दूसरे के वक्तव्यों से बनेगी। और संगठन है आपके पास तो लोग आपके पास टिकेंगे, संगठन नहीं है तो समझ लीजिए कि आप शक्तिहीन हैं, आप समाज को नहीं बदल सकते हैं। और खास तौर से मैं दलित ओबीसी से बात कहूंगा कि सुविधाओं के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से आंदोलन नहीं होते। मैं दोहराता हूं, कुंभ में करोड़ों पहुंच गए, गरीब से गरीब आदमी पहुंचा, जिसके घर में बीमारी थी वो भी पहुंचा, जिसके बच्चों का एग्जामिनेशन था, क्योंकि उसे लगा कि वहां से मुक्ति मिलेगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मुक्ति हमारे आंदोलन से मिलेगी, और मुक्ति हमारा संविधान बचाने से मिलेगी, मुक्ति हमारी संवैधानिक संस्थाओं के सुरक्षा से मिलेगी। मुक्ति और कहीं नहीं मिलने वाली हमको। और कुछ ये जो मनवादी विचारधारा का, हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, ये हमें हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश करते हैं। सभी को लेकर के इनके खिलाफ हमें खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबको टारगेट करते हैं, सबके शोषण के शिकार इन्हीं से है। तो जब ये बात स्पष्ट है इस बात का, देखिए कई बार हम लोगों को लड़ाने की कोशिश किया जाता है। देखिए, मुसलमान भी तो अत्याचार दलित के ऊपर करते हैं, सवर्ण ही थोड़ी करते हैं। कई बार यह भी मुस्लिम समाज से बात आती है कि अरे दलित भी, ओबीसी भी आरएसएस के साथ में
मिलकर के हमारे साथ उत्पीड़न करते हैं। हाँ, ये बात सही है, कहीं कहीं अपवाद है। और मुस्लिम समाज में भी आज दो फाड़ हो चुका है, अरजाल और अशरफ यानी पसमानदा मुसलमान, सवर्ण मुसलमान। तो ये हम लोगों के बीच में दरार डालने का कोशिश किया जाता है, ये है हमारे अंदर। लेकिन अगर इनको हम देखेंगे, इनको मद्देनजर करके हम आगे बढ़ेंगे तो देश भी बर्बाद हो जाएगा। आप देश कितना नीचे गिर गया है, मैं एक लफ्ज में मैं खत्म कर देना चाहता हूं, एक सेंटेंस में, कि दुनिया में आज भारत अकेला पड़ गया। आज इसका पासपोर्ट इतना कमजोर हो गया है। आज हमारे स्टूडेंट को हाथ पांव बांध करके अमेरिका से लौटा दिया जाता है। भारत का भी अपमान इन्होंने किया है। तो और भारत का लगातार अपमान हो रहा, संविधान का लगातार अपमान हो रहा है, लेकिन झूठ के तंत्र में उसको विश्व गुरु बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये हमारे कंधों पर है कि भारत के समाज, जो हमारा समाज है, उस समाज, ये बहुजन समाज है, वो भारत के समाज की गरिमा को फिर से वो कायम करें और भारत समाज, भारत देश का दुनिया में फिर से सम्मान की वापसी हो। यह तभी संभव है जब सत्ता से इनको हम हटाएंगे। हम अभी भी कहते हैं कि हम सामाजिक संगठन हैं, लेकिन सामाजिक संगठन की ताकत होती है कि जिसको चाहे तो सत्ता में रखे और जिसको चाहे तो सत्ता से उखाड़ के फेंके। हम उनके साथ में हैं जो मनुवादियों की सत्ता, हिंदुत्ववादियों की सत्ता को उखाड़ने की क्षमता रखते हैं। हम इक्का दुक्का एमपी के पीछे नहीं है। मुस्लिम समाज में भी, दलित समाज में कुछ मनवादियों ने नेता पैदा कर दिया, वो बड़ा जोशीला भाषण देते हैं, मीडिया में खुद छपते हैं और लोग सोचते हैं कि उनसे निजात मिल जाएगा। नहीं निजात मिलेगा, संविधान बच जाएगा, नहीं बचेगा। और हमें उनका साथ देना है जो इनको हटा सकते हैं, यानी बड़ी शक्ति का साथ देना है, न कि ये जो बातें बीच में करते हैं, जो दलाली का काम करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, आदिवासी है, ये डोमा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस माध्यम से हम संविधान बचाने की लड़ाई, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़नी चाहिए, जाति जनगणना ईमानदारी से लागू हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले साहू जो वैज्ञानिक विचारधारा है, उसका प्रचार प्रसार पूरे देश के अंदर होना चाहिए। हमें हर क्षेत्र में भागीदारी होना चाहिए, न्यायपालिका में भागीदारी होना चाहिए। आर्टिकल 15(5) में जो निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है, वो लागू किया जाना चाहिए। आज के हमारे इस राष्ट्रीय अधिवेशन का, चिंतन शिविर का यही मकसद है। अगर सर बात की जाए ये दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं आदिवासी संगठनों का परिसंघ, क्या जरूरत पड़ी थी डॉक्टर दत्तात्रेय को संगठन को बनाने की? सर, जहाँ समाज में कोई न कोई आपदा होगी या समाज में बेचैनी होगी तो समाज ही के लोग उसको आगे लेकर के जाएंगे। दिस इज़ द नेचुरली फैक्ट। इफ़ देयर इज़ एनी नीड इन द आवर सोसाइटी, एनी वन पर्सन विल बी कम अपॉन एंड ही विल टेक द डिसीजन टू एडजॉइनिंग द सोसाइटी इन आवर मैनर्स, इन आवर सोशल लाइफ, फॉर आवर नीड्स। ये वक्त की बेहतरीन तकाजा है, इसका बेहतरीन ज़रूरत है कि इस वक्त हमारी सोसाइटी को इस चीज़ की ज़रूरत है। दलित समाज है, मुस्लिम समाज है और दूसरे समाज हैं, इन सबको इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने आप में कहीं ना कहीं सेफ्टी फील करें, जो कि इस हुकूमत के चलते हुए थोड़ा सा उसमें पहले के मुकाबले में कमी आई है। तो मेरी निवेदन भी इसी तरीके से है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके हम समाज में एकता को जोड़ें। हम समाज में उन लोगों, आप सर एकता की बात करें, लोग कहते हैं उदित राज बहुत जातिवादी है, बहुत जातवाद को फैला रहे हैं। जातिवाद कहाँ फैला रहे हैं? अगर समाज के वर्ग को जोड़ रहे हैं तो जातिवाद कहाँ हो गया इसमें? समाज के वो वर्ग जिनको शिक्षा चाहिए, समाज के वो वर्ग जिनको नौकरी चाहिए, समाज के वो वर्ग जिनको आगे बढ़ना चाहिए,
समाज के वो वर्ग जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें जातिवाद कहाँ से आ गई है? जातिवाद का तो उसमें कोई विषय नज़र नहीं आता। और ये डोमा परिषद जो बनी है सिर्फ इसलिए बनी है कि हम अपने समाज को ऊपर लेकर के जाएं, अपने समाज में हम मेहनत करें, और जो जो पारंपरिक रूप से चलता चला आ रहा है हिंदुस्तान हमारा, उसी पारंपरिक रूप से जो हिंदुस्तान चले, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से हिंदुस्तान चले, ना कि किसी व्यक्ति के मनमानी स्कीम से या मन माने बात करने से हिंदुस्तान चले। दलित ओबीसी माइनॉरिटी के लिए क्या संदेश रहेगा सर आपके माध्यम से? मेरा दलित ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लिए यही संदेशन है, वी शुड बी टुगेदर, वी शुड बी हार्डकोर। जैसा कि हमारे कांशीराम जी ने कहा है या भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षित बनिए और संगठित बनिए। मेरा ओबीसी माइनॉरिटी और जो पिछड़ा समाज है उन सब से यही है कि जो हमें आगे से हमारे पारंपरिक रूप से हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, खास करके भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संदेश दिया है कि हम शिक्षित बने और संगठित बने। ये जब तक हम संगठित नहीं होंगे, शिक्षित में भी ये कि उन सीटों पर जाकर के हमारे लोग नहीं बैठेंगे जहाँ पर एक योग्यता का स्टैंडर्ड, एक योग्यता की बात की जाती है, जब तक उस पोस्ट पे हमारे लोग नहीं बैठेंगे, हम लोग इसी तरीके से नेगलेक्ट किए जाएंगे। दिस इज़ द थिंग वी हैव टू डू मोर एंड मोर स्ट्रगल फॉर आवर कम्युनिटी। वी हैव टू टेक द सीट्स, वी हैव टू टेक द एडवांटेजेस जस्ट टू सेम। ठीक है, साथ ये भाई सम्मेलन में आए हुए हैं डॉक्टर उदित राज जी के में। सर क्या नाम है और कहाँ से आए सर हैं? मेरा नाम मुकेश है, मैं साउथ दिल्ली से आया हूँ, तिगड़ी खानपुर से। क्या कहेंगे सर, आज एक उदित राज जी का सम्मेलन हो रहा है सर? सर सम्मेलन में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज संविधान को कुचला जा रहा है और देश में बेरोजगार के लिए युवा भटक रहा है, तो आप आरक्षण की बात करते, तो आरक्षण अगर दिया होता मोदी जी ने तो आज देश का युवा बेरोजगार क्यों भटक रहा है? लोन दे रहे हैं सर, लोन लेके बिजनेस कर लो आप। लोन से नहीं पूर्ति होती, तो लोन देना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि काम धंधे ही नहीं है। लोन ले लो और काम धंधे है नहीं, तो लोन कहाँ से देंगे? ये कह बताओ। रहे हैं कि हम लोन दे रहे हैं, बिजनेस बढ़ाओ आगे। सर देश को ना गुलाम बनाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब तक ईवीएम मशीन रहेगी ना, तो पब्लिक की भूमिका खत्म होती जाएगी, क्योंकि ये लोग अपना आप ही जीत रहे हैं, अपना आप ही हार रहे हैं, तो देश का तो बेड़ा गर्क कर रखा है। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं सर, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो देश को तो गुलाम बनाया जा रहा है। दूसरी बात आप कह रहे हो कि रोजगार, सिविल डिफेंस के लोग 2 साल से भटक रहे हैं रोजगार के लिए, बस मार्शल वो धरने पर धरने दिए जा रहे हैं, मगर बीजेपी के लोग उनकी बात को नहीं सुनते और उनको भगा दिया जाता है। और वो रोजगार के लिए जैसे कहते हैं ना, आपके आरक्षण दिया है, अगर आरक्षण दिया होता लेकिन तो तो दिल्ली की जो सरकार अभी 100 दिन हुए हैं, जी। पहले केजरीवाल जी की सरकार थी, केजरीवाल जी लेके आए 9200 लोगों को, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। तो सर वो तो केजरीवाल जी लेके आए, केजरीवाल जी को बहाल करना चाहिए था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी के पेट से ना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ना किसी के पेट पर लात मारनी चाहिए। रोजगार है तो सब कुछ है। जैसे इन्होंने कहा था कि हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, उससे पहले उनका समाधान निकालते, उनके लिए फ्लैट बना के देते। आज उनका परिवार रो रहा, बिलख रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोर्ट के आदेश हैं। सरकार तो उन्हीं की है, सेंट्रल में सारे जो जितने भी जजेस हैं, आईएएस ऑफिसर उन्हीं के हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके अंडर में सब कुछ, तो वो तो कुछ भी करवा सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको जो इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, कल को तो मेयर को भी उठवा सकते हैं, क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ। क्योंकि संविधान में जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, आज उन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। राजा भाजपा सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लेके आते हैं, सबसे पहले आज उनके ऑफिस में जाओगे तो बाबा साहब की तस्वीर सबसे बड़ी होती है। दिल्ली विधानसभा में बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति, वो फोटो हटा दी गई थी। जब आलोचना हुई तब जाके उन्होंने लगाई, तो इसका मतलब वो तो संविधान के खिलाफ है ही शुरू से ही है। आज ये मान लो आने वाली जनरेशन इतनी मतलब वो खराब हो जाएगी, जो अभी हाल है ना, अभी हम झेल रहे हैं, रोजगार के बिना जीवन बेकार है। और सबसे पहले एक बात बताइए, आप अपनी मीडिया के जरिए मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और मीडिया चैनल रोजगार के ऊपर बात क्यों नहीं करती? रोजगार के ऊपर क्यों नहीं? और हिंदू मुसलमान कर करके इस देश का बेड़ा कर दिया। पहले भी तो लोग रह रहे थे। मैं ना कांग्रेस की तरफ से हूँ ना आप किसी पार्टी से हूँ, बस ये है कि ये लोग जैसे पहले जी रहे थे वैसे क्यों नहीं जीने दे रहे? क्यों हिंदू मुसलमान कर करके? पहले हिंदू मुसलमान भाईचारे की तरह से रह रहे थे, आज ऐसा क्या स्थिति पैदा कर दी है जो हिंदू मुसलमानों में झगड़ा करवा के, आपस में फूट डलवा करके, वोट बैंक की राजनीति करके उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और चुनाव होने के बाद उनके जो वादे होते हैं वो भूल जाते हैं। क्यों? और हम राजा जो होता है ना, राजा प्रजा की सुनता है, मगर यहाँ राजा ने प्रजा को गुलाम बना रखा है। वो कैसे? सर बात करें, आज डॉक्टर उदित राज जी का एक सम्मेलन किया जा रहा है। उदित राज जी हमेशा सम्मेलन करते हैं, फिर भी डॉक्टर उदित राज जी के लोग साथ खड़े नहीं होते हैं सर।
सर मैं बताता हूँ, उदित राज जी के साथ अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हॉल का ना दरवाज़ा खोल के दिखा दीजिए, सीढ़ियों पर बैठने की जगह नहीं है। और दूसरी बात, उदित राज जी की वजह से ही आज इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया है और देश को जागरूक करने के, मैं तो कहता हूँ हर घर में से हर इंसान को, हर व्यक्ति को आवाज़ उठानी चाहिए। कब तक गुलाम बने रहोगे इस देश में? अगर आपको जीना है, जैसे बाहर विदेशों में, अमेरिका में देख लो, बाहर विदेशों में ईवीएम बैंड क्यों है? उन्हें पता है कि ईवीएम में मिस्टेक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है वो। और बैलेट पेपर से, आप, मैं बता रहा हूँ, आज की स्थिति जो है ना देश में, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी अगर बैलेट पेपर होता है तो। साफ नहीं है, लेकिन जो आज स्थिति देख रहे हैं ना, संविधान को कुचला जा रहा है। सारी जो जितने भी अपने आर्टिकल्स हैं उनको सिर्फ दिखा करके संसद में पास कर दिया जाता है और उस पर कोई काम नहीं होता, मगर जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। और जैसे आप बता रहे हो ना, आरक्षण एससी वाले जो लोग हैं, ओबीसी वाले हैं, उनके साथ आज की डेट में आप खुद देख लो कितनी नौकरियां निकली हैं। आज बेरोजगार कितने हैं, पद कितने खाली पड़े हैं। रेलवे में देख लो आप, सारे सरकारी विभागों में पढ़ाई करने का क्या फायदा? जो अपने बताता हूँ, 10 में से 0 नंबर दूंगा। मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मैं देश का युवा हूँ, रोजगार नहीं है, भटक रहा हूँ बिना रोजगार के। और घर में, समाज में बिना रोजगार के कहीं आत्मसम्मान नहीं है, परिवार में भी। हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? पढ़ाई, एजुकेशन क्यों हमारी, किस काम की? जो हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं और देश की जनता के ऊपर कोई उनका ध्यान नहीं है, सिर्फ उनका वोट बैंक पे वोट आ जाए तो गली गली में आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। जब अपने अधिकार के लिए बात करते हैं, रोजगार के लिए, तो वो पब्लिक की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आधे, जैसे आज मैंने बताया झुग्गियाँ टूट रही हैं, जैसे जनता सुनवाई हो रही है, जन सुनवाई, तो जन सुनवाई में कोई भी जाता है ना रोजगार के लिए, मीडिया तक, मैं बता रहा हूँ आपको, मीडिया तक बिका हुआ है। वो इसलिए बिका हुआ है, आपका चैनल तो दिखा भी रहा है वहाँ, मीडिया, आज तक चैनल, जी न्यूज़, जितने भी चैनल हैं A to Z, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो रोजगार के ऊपर क्यों नहीं बात करते? सबसे मेन मुद्दा है रोजगार। और पब्लिक की भी, जो पब्लिक आपको वोट दे के सिंहासन पर बिठाती है, उसको अधिकार देना चाहिए कि उनकी आवाज़ को भी सुना जाए, क्योंकि आने वाली जनरेशन बहुत खराब होने वाली है बिना रोजगार के। आज ये डॉक्टर उदित राज कार्यक्रम चल रहा है, हॉल फुल है। आज ये उदित राज क्या संदेश है इस सम्मेलन के माध्यम से? देखिए, आज एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल जो जंतर मंतर पे है, यहाँ पर डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में डोमा परिसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन है। और इसमें मैसेज सिर्फ यही है कि जो एससी ओबीसी के लोग आपस में बटे हुए हैं, आज ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म पर आकर समाज के हितों की लड़ाई लड़ने की। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं और हमारे आपके आने वाली जनरेशन जब नौकरियां नहीं रहेंगी, तो जो बाबा साहब ने संघर्ष करके इतने सदियों बाद हम लोगों को इस स्थिति में ले आया, हम फिर से उसी स्थिति में जा गिरेंगे। तो ज़रूरत है जितने भी अपने एससी ओबीसी के छोटे छोटे संगठन हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आके मजबूती दिखाने का और एक विशाल जनसमूह दिखाने का, जिससे कि लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने समाज का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है वो नहीं समझते हैं। और कुछ दलित नेता जो इस समय बीजेपी में हैं, मुख्य रूप से बीजेपी ये देखती है कि हमारे जो समुदाय के लोग हैं, समाज के, चाहे एससी हों ओबीसी हों, ऐसे लोगों को उठाओ और किसी न किसी कुर्सी पे बैठा दो, जिससे ये एक मैसेज लेके जाएं कि नहीं, बीजेपी भाई आपके दलित समाज के लिए, आपके ओबीसी समाज के लिए बहुत काम कर रही है। एक नेता, एक मंत्री का नाम बता दीजिए जो समाज का काम करता हो, जो समाज के प्रति कभी उत्पीड़न हुआ हो वहाँ जाके खड़ा हो सका हो, बीजेपी के खिलाफ बोल सका हो। दलित ओबीसी के इतने मैटर आते हैं, उनकी हत्या होती है, रेप केस होते हैं, कभी कोई दलित नेता जो बीजेपी में है, जो बीजेपी से लाभ ले रहा है, अपने समाज के बलबूते वो जाके खड़ा हो? बिल्कुल नहीं। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो अदर स्टेट से आए हुए हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। सर, ऐसा सम्मेलन में क्या है जो सम्मेलन उदित राज के सम्मेलन में आए हैं आप? सर, उदित राज जी पूरे ओबीसी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनकी हमने कई यानी पोस्ट देखी, वीडियो फेसबुक में देखी, और कई बार मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ और उनकी विचारों से हम लोग बहुत प्रेरित हुए हैं, और इसीलिए इस सम्मेलन में हम लोग हिस्सा ले रहे हैं। उनकी लड़ाई में हम उनकी भागीदार बनना चाहते हैं। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है?
सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि हम सभी को उदित राज जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में डोमा प्रसंग को किस तरीके से विकसित करना है, और डोमा प्रसंग जो दलितों की लड़ाई कर रहा है, ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा है, माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहा है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा है, उसके विषय में लोगों को जागरूक करना है। जिस तरीके की आज सरकार चल रही है वो हम सबके विरोध में काम कर रही है। सरकारी नौकरियां ख़त्म कर रही है, प्राइवेट निजीकरण में बढ़ावा दे रही है, जिससे आने वाले समय में हम लोग फिर उसी स्थिति में चले जाएंगे जैसे हम लोग पहले हुआ करते थे। मेरे साथ कुछ और लोग क्या, कहाँ से आए भाई साहब? मैं बांदा से आया हूँ। अच्छा, बांदा से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं बांदा से आप? तो उदित राज जी सम्मेलन में आए हैं, तो उदित राज जी का डोमा प्रसंग है क्या, और उदित राज जी क्या समझा रहे हैं लोगों को? देखिए, डोमा सम्मेलन एक सामाजिक संगठन है और समाज किसी भी राष्ट्र का सबसे अमूल्य धरोहर होती है, खाती होती है, और किसी राष्ट्र की कल्चर उस समाज के नज़रिए से ही चलती है। और आज जो समाज की संस्कृति है उसमें बहुत सारे पाखंड है जिसके कारण समता नहीं है, और समता नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है जो समाज में असमता आई, वो चाहे आर्थिक विपन्नता की हो, धार्मिक पाखंड हो, या धार्मिक मॉब लिंचिंग हो, या जो भी टाइप्स की असमानता आई, उसको उस खाई को पाटने के लिए, चूँकि जो वर्तमान सरकार है वो तो उसका इसी से पूरा रोजगार चलता है, वो अपना कार्य कर रही है, लेकिन वास्तव में ये हमारा संविधान हमें 6 हक देता है। आपको स्वतंत्रता देता है, समता देता है, धर्म देता है, कल्चर देता है, शिक्षा देता है, लेकिन आज देखिए ना तो शिक्षा है। शिक्षा देखेंगे, विद्यालय बंद हो रहे हैं जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं। नंबर 2, अगर आप धर्म में जाओगे तो जानते हैं भले मंदिर की मूर्ति जो गढ़ता है वो कभी भी 2 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया मूर्ति के अलावा कुछ नहीं पाता, लेकिन जब वो दूसरे के बनाई हुई मूर्ति और दूसरा जब उसको एक मंदिर में ढाल देता है, वो देवता बन जाता है, वहाँ जो है बैठने वाला पंडा करोड़पति हो जाता है, जो मूर्ति बनाता है वो 10 रुपया पाता है। समझिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक तरह का पाखंड, धार्मिक पाखंडवाद। इसी बात को लेके अगर उदित राज जी को लोग कहते हैं कि उदित राज जातिवादी हैं, उदित राज जी इस तरह की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हिंदू विरोधी हैं, इस तरह से लोग बात करते हैं। अच्छा, क्या मैं बोल रहा हूँ तो क्या मैं हिंदू विरोधी हूँ? मैं जानता हूँ। ये बताइए कि हिंदुत्व का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कहीं धार्मिक मॉब लिंचिंग करें या कहीं धार्मिक भेदभाव करें, छुआछूत करें। आज ये बताइए, समाज में हर जगह इतना ज़्यादा कह लीजिए कि जो नफरत है, पति पत्नी को काट रही, पति पत्नी को काट रहा, माता बेटी को। अभी आपके जस्ट 5 दिन पहले उत्तराखंड का केस चल रहा था, हम देख रहे हैं घोड़े पे दूल्हा चलता है, आज भी उसको पीट दिया जाता है। 100 साल हो गए। जिस लिए संविधान लाया गया उसके मूल्यों को हमने पाए नहीं, और जो हमारे 6 मूल अधिकार दिए गए थे वो वही तो हक है, उसी को पाने कह रहे हैं दलित समाज को तो राष्ट्रपति बनवा दिया, दलित समाज की हर तरह भागीदारी है, ये कहते हैं कुछ लोग। देखिए, अगर सिर्फ राष्ट्रपति बना देने से किसी राष्ट्र का संविधान मजबूत हो जाए तो मुझे लग रहा है हर राष्ट्र को, जो भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उनको एक मुखौटे के तौर पर किसी को बना दे, बाकी काम दूसरा करे। क्योंकि हर जगह का जो संविधान है वो अलग अलग। हमारे यहाँ क्या है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन में क्या है, केवल और केवल प्रधानमंत्री होता है। तो ये जो पद है, अगर वही उसी पद पर बैठा व्यक्ति लोकतांत्रिक मूलों को चाहे तो हतन कर दे भाई, चाहे तो ख़त्म कर दे, बस उसी की, चूँकि जो चीज़ हमें मिली राजतंत्र के बाद, जिससे हम लोग थोड़ा खुशहाल हो रहे थे, माना कि उस समय थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हुआ होगा, मतलब भ्रष्टाचार मान सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा, चाहे वो संस्थाएं रही हों, एजेंसियां रही हों, इतना ज़्यादा कोई भी इस नर्वस स्थिति में नहीं पहुंची जिससे जो है ये लगे कि ये संस्थाएं जो है मूक हो गई। आज आप ईडी को देख लीजिए, 5000 छापे डालती, 5 केस नहीं पाती है, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की डांट खाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये राजनीतिक एक हथियार हो गई। पता चला इन्होंने बोला था, इनके घर लगा दिया गया, ये बोले इनके घर चली गई। तो ईडी बीडी सीडी ये क्या है? अभी प्रकरण चल रहा था 2-3 दिन पहले चुनाव वाला। तो ये जो सारे जो अधिकार है, कोई बोलता है उसको हजारों जो है उसकी FIR करवा देने, क्या है भाई? आप लोकतांत्रिक नागरिक हैं, आप बोल सकते हैं जो आपकी आवाज़ है। हाँ, वो हेट से प्रेरित ना हो, वो राष्ट्र द्रोह से प्रेरित ना हो, तो आपका अधिकार है, बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसके ऊपर आप ये केस सरकार करना। हमारा, आप कहाँ से आए हैं? मैं इलाहाबाद से आया हूँ, डॉक्टर राधेश्याम। हाँ सर, इलाहाबाद से आप आए हैं। ये उदित राज जी का सम्मेलन चल रहा है, इसमें कह रहे हैं 50% से अधिक आरक्षण होना चाहिए, और एक तरफ कहा जा रहा है आरक्षण खत्म होना चाहिए। किस तरह से सर सोचते हैं आप? एक बात ये कहना चाहते हैं कि आज के जो दौर में हम लोगों के भारत में सामाजिक
स्तर पे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के साथ ढेर सारे सामाजिक कुरीतियां रही हैं और भारत का संविधान लागू होने के बाद दलित पिछड़े और आदिवासी समाज को एक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे संवैधानिक स्तर पे एक समानता का अधिकार मिला। लेकिन आज जो मौजूदा सरकार है वो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है और संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हैं, अभी राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति महिला, दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति बनाई गई, लेकिन आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति खड़ी रहीं और प्रधानमंत्री बैठे रहे। ये भारत के राष्ट्रपति जो सर्वोसर्वा राष्ट्र के हैं और उनके साथ किस तरह से प्रधानमंत्री जो सेवक के रूप में होते हैं उनको खड़े रहना चाहिए था और राष्ट्रपति को बैठना चाहिए था, तो राष्ट्रपति खड़ी रहीं और प्रधानमंत्री तो भारत के संविधान के जो मूल्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ हो रहा है। संविधान के जो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आज उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जहाँ तक उदित राज जी के डोमा परिसंघ की बात है, तो ये दलित पिछड़े और माइनॉरिटीज़ के आदिवासियों को संविधान के जो मूल्य हैं उनके साथ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत के समाज में कुछ सामाजिक ताकतें जो पुराना भारत का संविधान नहीं लागू था वो मनुस्मृति लागू करना चाहती हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं भाई साहब, अगर बात करें, एक तरफ जो भाजपा के लोग हैं कह रहे हैं वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए और एक तरफ डॉक्टर उदित राज जो सम्मेलन कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचना चाहिए। ऐसा वक्फ बोर्ड में क्या है जो डॉक्टर उदित राज कह रहे हैं वक्फ बोर्ड बचना चाहिए? भाई देखिए, हमारे संविधान में जैसे आर्टिकल 27-28 में दे दिया गया है कि सबको अपने अपने धर्म को मानने का एक राइट है, और उसी के साथ साथ समाज में जो सोशल हार्मनी की बात करते हैं, वो चाहे जिस धर्म से आता हो, सबको अपने अपने अधिकार हैं। इसी तरह से जब भारत हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने वक्फ बोर्ड की स्थापना की और उसके धर्म के आधार पे, उनके आधार सोशल हार्मनी के आधार पे उनको वो चीज़ें दी गई कि कम से कम वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकें। आप एक तरफ बात करते हैं वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, आप जो हिंदू समाज से जुड़े तमाम मंदिर मठों की बात क्यों नहीं करते, जिनके पास हजारों सैकड़ों एकड़ बीघा ज़मीन, उनकी क्यों बात नहीं करते? उनके पास भी तो वो भी तो दबा के रखे हुए हैं, उनको आप क्यों नहीं करते हैं? कुछ लोग कहते हैं जो मंदिर मठ हैं वो ट्रस्ट के होते हैं और सरकार को उनका पैसा जाता है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है 100 गज जमीन होती है और वो हजारों गज जमीन कर लेते हैं। नहीं, सरकार द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। वो सारे वक्फ बोर्ड जो है एक तरह से अधिनियमित, सरकार द्वारा अधिनियमित की गई है, वो उन्हीं के द्वारा संचालित है। लेकिन अगर देख लेंगे मठ जो है, आप देखिए कि जो ये मंदिर हैं, ये ट्रस्ट हैं, ये किस तरह से अधिनियमित किए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि अभी तो देखिए आप ग्राउंड रियलिटी में जाके देखिए, एक बाबा तैयार हुए, 1000 एकड़ उनके बीघा ज़मीन हो गई, वो चला रहे हैं सब सारी चीज़ों को ऐसे ही, तो कैसे संभव है भाई? एक तरफ आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिस तरह से जो सरकार की नीति है कि यहाँ पे सोशल हार्मनी की बात की जानी चाहिए, ना कि आप वक्फ बोर्ड को उठा के आप ट्रस्ट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वक्फ बोर्ड की बात करेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हमें लगता है कि सरकार जो चाहे वो जिस पार्टी की आए, लेकिन उनको ये देखना चाहिए आम हित में, जनता के हित में, किस तरह से हमारी देश में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सारी चीज़ें कायम रहें और कैसे जनता का जो है उनका वेलफेयर हो, कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे हम उनको और आगे दिशा में लेके जाए। भाई एक तरफ जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में की सब जो देश की सरकार कह रही है कि भाई हम अमेरिका के बराबर इकोनॉमी के लिए हमारी इतनी ट्रिलियन, हम चौथी अर्थव्यवस्था आने वाले हैं। हाँ, इसमें आने वाले, लेकिन एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि आप एक नफरत की राजनीति फैला रहे हैं कि एक वर्ग को टारगेट करके आप इस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं, तो कैसे होगा? कैसे हमारे देश में शांति और अमन की जो बात एक होता है, जो एक आर्थिक आधारों की बात होती है, ये कैसे होगी चीज़ें, कैसे समन्वय होगा? तो भाई हम जो यहाँ आए हुए हैं, जिस तरह से दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी और इनकी हम जो बात कर रहे हैं, तो एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम समानता की बात करते हैं। संविधान में जो कहा गया है इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी की जो बात की जा रही है, एक तरफ आप यहाँ संविधान को ना लागू करके आप देख रहे हैं ट्रस्ट में किसको लोगों को भाई, अगर आपको लगता है कि ट्रस्ट में अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो सबको समन्वय करना चाहिए, लेकिन आप सिंपली कुछ तथाकथित ऐसे लोगों को रख रहे हैं जो सदियों से वो करते आए हुए हैं और फिर वही कर रहे हैं। आप पहली बात तो बिहार से रजनी सूर्यवंशी जी के साथ में आए हैं, यहाँ पर हमारे डॉक्टर उदित राज जी हैं, उनके उसमें आए हुए हैं। आपने क्या सीखा यहाँ के? यहाँ आकर के एक बात नहीं, अनेकों बात हैं।
अनेकों बातों में से कुछ बात तो यहाँ जब आए हैं तो लेकर के जाएंगे और उनको आगे अच्छा, अपने आसपास में लोगों को बताएंगे उदित राज जी इस तरह का काम कर रहे हैं? वो बताना तो पड़ेगा। जब वो आए हैं तो जा करके कितना संगठन को मजबूती मिलेगी? देखो, जितनी मेहनत कर लेंगे उतने ही मजबूती मिलेगी। और यहाँ घर छोड़ करके यहाँ आए और जा करके घर में बैठ जाएंगे तो क्या मजबूती होगी? कुछ नहीं। लोग यहाँ आंध्र प्रदेश, पंजाब, बांदा, अनेकों राज्यों से लोग आ रहे हैं। आप तो घर दिल्ली से आए, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए तो बहुत बहुत भाई हम शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि किराया भाड़ा लगा करके काम छोड़ करके और इस उदित राज जी का नाम सुन के, पार्टी का नाम सुन के यहाँ आए हैं। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम रघुवर जाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव ततारपुर है। अगर सर बात करें, आज एनडीएमसी हॉल में डॉक्टर उदित राज एक सम्मेलन कर रहे हैं। डोमा प्रसंग है क्या, और क्या करता है समाज के लिए डोमा प्रसंग? डोमा के बारे में मैंने आज तक नहीं जाना था, लेकिन जब यहाँ आके जाना तो मेरे दिल में बड़ी उछल कूद हुई कि मैं आज इसे अच्छी तरह से पढ़ के जाऊँगा और इसे अच्छी तरह से समझ के जाऊँगा। जब मैं समझ गया और समझ लिया कि डोमा क्या चीज़ है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब डोमा की पूरी कल्पना लेके जा रहा हूँ, करके जा रहा हूँ, इच्छा करके जा रहा हूँ कि अपने एरिया में जाऊँ तो डोमा के बारे में ज़रूर जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं समझाऊंगा डोमा। उदित राज जी के नेतृत्व में इस तरह से कार्यक्रम होते रहते हैं सर, क्या कहेंगे उदित राज जी के लिए? उदित राज बहुत महान अच्छे लीडर हैं। उनका नाम पहले सुना था, देखा कभी नहीं था, यहीं आके आज देखा है मैंने। मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। मैं उनकी जितनी भी बढ़ाई करूँ वो मेरे लिए थोड़ी है। एक तो इतने अच्छे पढ़े लिखे आदमी होने के बावजूद भी वो ज़मीन से जुड़ के काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात।